हाँ, धन्यवाद। ओके, वेबिनार के थीम पे प्रकाश डालने से पहले मैं अपने रिसोर्स पर्सन को इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। हमारे साथ डॉक्टर कृति श्रीवास जी हैं, PCC असिस्टेंट प्रोफेसर श्री श्रीवास, एच कॉलेज अवनपुर में कॉमर्स कराती आ रही है। के लंबे अध्यापन के कार्य के से जुड़ी हुई है। इसके साथ साथ वो कई राष्ट्रीय वेबिनार में कार्य को प्रेजेंट कर चुकी है, और इसके साथ साथ आप महिलाओं के पक्ष में कई मंच पे अपनी आवाज को बुलंद करते आ रही हैं। वेलकम मैम। इसके साथ साथ हमारे साथ अभी डॉक्टर आशीष दुबे जी भी हैं। आपका 25 साल से ज्यादा अध्ययन अध्यापन के काम से आप जुड़े हुए हैं, और 50 रिसर्च पेपर के साथ साथ 10 किताबें भी आप लिख चुके हैं। वेलकम टू यू सर। हमारे साथ जॉइंट डायरेक्टर ऑफ ह्यूमन राइट कमीशन के श्री मनोज गुप्ता जी भी हैं। आप पोस्ट ग्रेजुएशन इंडस्ट्रियल रिलेशन और साइकोलॉजी किया है, और साथ साथ आप LLB भी किए। आपका भी स्वागत है सर। लास्ट बट साथ रेज फाउंडेशन का दवे भी है। का दवे कोई परिचय की खास नहीं है। आपका जनरल जस्टिस सोसाइटी में आपका जो प्रयत्न है वो काफी समाज में उन्नति को लेके आपका समर्पण देख हम सभी लोग प्रेरित हैं। अमेरिका में रहकर आपका भारत से प्रेम जग जाहिर है। दीपिका दवे जी UNCC में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री 2 स्कूल गोइंग बच्चे और बिजनेस संभालने के साथ साथ की है। इसके साथ साथ वो प्रोजेक्ट्स पर एज एन प्रोजेक्ट आर्किटेक्ट के रूप में भी काम किया है। एंड टुडे he is an entrepreneur with a small business. So she herself is an example of empowerment. She herself is an example of inspiration of empowerment. So thank you Judy. तो खैर मैं थोड़ा सा सेमिनार की थीम पे प्रकाश डालना चाहूँगा। जैसा कि हम जानते हैं कि 21वीं सेंचुरी जो है वो महिलाओं की सेंचुरी के रूप में जाना जाता है, और 21वीं सेंचुरी भारत जैसे विकासशील देशों की सेंचुरी के रूप में भी हम जानते हैं। और हम मानते हैं कि सही मायने में भारत की आत्मनिर्भरता का मतलब भारत की महिलाओं की आत्मनिर्भरता से लगाया जा सकता है। और इस वेबिनार का मकसद आत्मनिर्भर भारत के परिभाषा का विस्तार देते हुए महिलाओं की भूमिका और कोविड-19 से उत्पन्न चुनौतियों के ऊपर प्रकाश डालने के साथ साथ समस्या के समाधान की विवेचना भी करना है। जैसा हम जानते हैं कि पोस्ट कोविड सोसाइटी नए सिरे से विकास, राजनीति, समाज, संस्कृति को परिभाषित करने वाली है। यह महाविपदा न सिर्फ पब्लिक हेल्थ के चुनौतियों को सामने लाया है, बल्कि संस्थाओं और सामाजिक प्रणाली में मौजूद सामाजिक विषमता को भी उद्धृत किया है। भारत की आत्मनिर्भरता को ग्लोबलाइजेशन के दुष्प्रभावों से मुक्त करना और ग्लोबलाइजेशन के सकारात्मक प्रभावों को आत्मसात करने के साथ भी कई सारे विशेषज्ञ परिभाषित करते हैं। इतिहास गवाह है, जब मानव सभ्यताएं के सामने जितनी बड़ी चुनौती आती है, मानव सभ्यता अपने आप को उतना ही विकसित करती है। और हमारे प्रधानमंत्री का चुनौतियों में अवसर ढूंढने की बात शायद इसी सोच का परिणाम है। भारत की आत्मनिर्भरता बिना स्पिरिट ऑफ कंपटीशन, आइडिया ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इनकलकेट किए बिना नहीं आ सकती है। स्किल इंडिया हो, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, महत्ता को कोविड-19 की चुनौतियों ने भी रेखांकित किया है। भारत की आत्मनिर्भरता को आइडिया ऑफ स्वदेशी के संदर्भ से भी समझा जा सकता है। स्वदेशी हमेशा से भारत के विचार में रहा है। कौन बना सकता है लाल बाल पाल का वो स्वदेशी आंदोलन, जिसने औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव हिला दी थी। गांधी का इकोनॉमिक मॉडल हो या जयप्रकाश का इकोनॉमिक मॉडल हो,
भारत के कॉन्शसनेस में आत्मनिर्भरता का विचार स्वदेशी के फिलॉसफी के साथ हमेशा से रहा है। इसी क्रम में पोस्ट कोविड इंडियन सोसाइटी जो होगी, क्या भारत के आत्मनिर्भर बनने की दिशा में एक सकारात्मक वातावरण ये दे सकेगा? ये एक सामाजिक सोच का विषय है। आइए हम अतिथियों के वक्तव्य सुनने से पहले हम दीपिका दीदी को आमंत्रित करते हैं कि वो कुछ शब्द रेज फाउंडेशन के बारे में कहें। दीपिका दीदी। Thank you, Randir. Respected ladies and gentlemen, welcome and thank you to our valuable guest speakers, Mr. Manish Mishra, Dr. Kirti Srivas, Dr. Ashish Dubey, and to all our participants for joining us today for this event of Self-Reliant India and Women's Role from RAISE. We are proud and privileged to have the opportunity to have you all in this session. Hope everyone is safe and doing well. Before I introduce to myself, let me say a few words about Randir. रणधीर जिन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में सोशियोलॉजी से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है और 2 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस और रिसर्च प्रैक्टिस भी उनकी मल्टीडिसिप्लिनरी है। और पहले उन्होंने बहुत सारे एनजीओ के साथ भी काम किया है और रेस शुरुआती दौर से जुड़े हुए हैं। अब और इंडिया के वो चीफ प्रोग्राम एडिटर हैं। जैसा रणधीर ने बताया कि आई एम एन एंटरप्रेन्योर नाउ। अपनी एंटरप्रेन्योरशिप के दौरान मैंने कई लोगों को अपने व्यसनों से लेकर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और अपने सामाजिक अस्तित्व के लिए संघर्ष करते देखा है। इसलिए जब मैंने सोशल मीडिया पर महिलाओं के सामाजिक, कल्चरल और फाइनेंशियल टॉपिक्स पर जब लिखना शुरू किया तो मुझे जरूरतमंद महिलाओं के फोन आने लगे। तब मैंने 3 साल इस क्षेत्र में काम किया तो लगा और मुझे एहसास हुआ कि प्रॉब्लम इज स्टिल ह्यूज। वी नीड टू ब्रिंग चेंज इन अबाउट सोशल नॉर्म्स, स्टीरियोटाइप्स एंड फाइट अगेंस्ट वायलेंस। समस्या बहुत बड़ी है, हमें इसमें बदलाव लाने की जरूरत है। So I believe that if we want to bring desirable change in our community, begin from self. And so I'm extremely proud to have founded the RAISE Global Foundation, a 501(c)3 non-profit organization in May 2019 to educate, engage and empower young people to build a support network in USA and India. RAISE has primary mission of providing a support network focusing on delivering programs to enhance financial literacy, drug awareness and women empowerment. हम केवल महिलाओं को ही जागरूक नहीं करते हैं, पुरुषों को भी करते हैं। रेस का मानना है कि महिला और पुरुष एक दूसरे के पूरक है, प्रतिस्पर्धी नहीं। उनके बीच जो भी डिफरेंस है ये कोई समस्या नहीं है, एक समाधान है। रेस ग्लोबल फाउंडेशन युवा पीढ़ी के लिए अपने जीवन में सफल होने के लिए मदद करने के साथ एक बहुत गहरी अंतर्दृष्टि रखता है। इसलिए उन्हें अपने सामाजिक, कल्चरल और फाइनेंशियल जीवन में सफल होने और एक खुशहाल, शांतिपूर्ण, उद्देश्यपूर्ण और सफल जीवन जीने में मदद करने की राह पर उन्हें मार्गदर्शन करके एक साथ एंगेज करके, एडवोकेट करके एक्टिवेट करना चाहते हैं। और अगर हम युवाओं के साथ काम करने का अवसर लेते हैं और उन्हें देते हैं तो हम दुनिया को बेहतर बनाने का अवसर देते हैं। थैंक यू। रणधीर। बहुत बहुत बढ़िया दीदी। आपका ये आत्मनिर्भर भारत और महिलाओं की भूमिका को लेकर या सेशन करने का विचार कैसे आया? Yes. Today we can say that India is emerging as an economic powerhouse on global stage today. आत्मनिर्भर भारत का मोदी जी का जो इंटेंट है वो सिर्फ भारत को दूसरे
नेटवर्क्स पर आधारित रखने से फ्री करना ही नहीं है, बट ऑल्सो एक ऐसा कल्चर बनाना है जो ऑटोनोमस हो, मतलब कि इंडिपेंडेंट थिंकिंग और डिसिप्लिन हो। आज हम आत्मनिर्भर भारत की बात करें तो महिलाओं की आत्मनिर्भरता पर प्रश्न आकर रुकता है। आत्मनिर्भर भारत का सपना महिलाओं को सशक्त किए बिना अधूरा है। आज हमारे देश में महिलाएं साइंटिस्ट है, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, टीचर्स है और एंटरप्रेन्योर्स भी है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स कहाँ सफल नहीं है, पर फिर भी एक ऐसा वर्ग है जो स्त्रियों को उसे सिर्फ घर की जवाबदारियों, जिम्मेदारियों या धर्म के गलत रीति रिवाजों में बांधकर तरह तरह के बंधनों में रखकर उसे रोक रहा है, उसके विकास को रोक रहा है। आज जब मैं किसी के साथ इसके बारे में बात करूं तो लोग कहते हैं अपना समाज सुधर गया है, अब ऐसा नहीं है दीदी। तब तो उन्हें आइए मैं देखते हैं कि ये आंकड़े क्या बोलते हैं कि इस वर्ष के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक भारत में 15 to 60 इयर्स की जो प्रोडक्टिव एज की 60% महिलाएं फुल टाइम हाउस होल्ड वर्क में है। इससे अपने 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य का पीछा करने वाले अपने देश के लिए ये सही नहीं है। It's hard to develop in an inclusive and sustainable way जब आधी आबादी पूरी तरह से अर्थव्यवस्था में भाग ही नहीं ले रही है। Especially in 2017 भारत का फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो रेट है that fell to its lowest since independence। वर्ल्ड बैंक 2017 के उनके रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया हैज अमॉन्ग्स्ट द लोएस्ट फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन रेट अरब देशों के बाद। तो जो एक नेशनल सैंपल सर्वे एनएसएस की ऑफिस है, उनके द्वारा किए गए एक सर्वे के हिसाब से, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के हिसाब से, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन द कंट्री इन फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2018 the rate was 5.3% in rural India and 7.8% in urban India. So the highest unemployment rate was witnessed among urban females at 10.8%. That's really high. So 4 out of 5 women are not working in India. So जिस देश में महिलाओं का विकास नहीं, उस देश का कभी विकास नहीं हो सकता। महिलाओं का विकास रोकना ये परिवार, समाज और देश के विकास रोकने से कम गुना नहीं है। और मैं तो ये कहूंगी कि जो महिला सशक्तिकरण के खिलाफ है या जो उसमें साथ नहीं दे रहा है, उसे मैं देशद्रोही तक कह सकती हूँ, क्योंकि वो देश के विकास में साथ नहीं दे रहे हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो कहा था कि the best thermometer to the progress of a nation is its treatment to its women. So तब हमें लगा कि इस सच्चाई को हम छुपा नहीं सकते, और सरकार चाहे कितनी भी योजनाएं बना ले, और हम अगर हम भारत के एक एक नागरिक, हर जो कोई आत्मनिर्भर भारत का सपना देखता है, अगर पुरुष है तो उसे अपने घर की महिलाओं को आर्थिक स्वतंत्र होने के लिए उत्साह देना पड़ेगा और साथ देना होगा। अगर महिला है तो उन्हें खुद को देश की प्रगति के लिए भी सामाजिक चुनौतियों को स्वीकार कर भी अपने आप को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना होगा। तब अपने भारत का आत्मनिर्भर बनने का सपना साकार होने के बारे में हम सोच सकते हैं। थैंक यू रणधीर। बहुत 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 बढ़िया दीदी। आज तो मैं अगर कहूँ तो किसी भी सोसाइटी में जो डेवलपमेंट है वो उस सोसाइटी में रहने वाले वुमेन के स्टेटस और वुमेन के प्रोस्पेरिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। और मुझे लगता है कि भारत की आत्मनिर्भरता की प्रक्रिया महिलाओं के सेल्फ कॉन्फिडेंस को
बढ़ाने के साथ होना पड़ेगा। और इसके लिए कई सारे लेजिस्लेशन का प्रोसेस जो है, आप जैसा देख सकते हैं, जितने भी हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वहाँ वुमेन्स रिजर्वेशन का बिल पारित हो चुका है और हमारा 33% का रिजर्वेशन बिल कब से रखा हुआ है। और हमने अभी देखा है कि इस पेंडेमिक के सिचुएशन में वुमेन लीडरशिप जहाँ पे लोकल एरिया में 74 और 73rd अमेंडमेंट के बाद जो है, जिस तरह से म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और ग्राम पंचायत में महिलाओं की लीडरशिप के वजह से एक साइलेंट रेवोल्यूशन आया था, उसका ही हम आज देखते हैं सबसे बड़ा जो इंडिया अगर कोविड-19 जैसे सिचुएशन को डील कर पाई है, तो वो लोकल लीडरशिप का बहुत सिग्निफिकेंट रोल है। और जब तक हम भारत में प्रोग्रेसिव लॉ, जेंडर जस्ट लॉ और प्रोग्रेसिव पॉलिसी में महिलाओं की भूमिका को एक्नॉलेज नहीं करेंगे, तब तक भारत को एक साक्षात रूप से सक्षम भारत, आत्मनिर्भर भारत तो हम नहीं देख सकते हैं। बहरहाल, मैं अब डॉक्टर कृति श्रीवास जी को आमंत्रित करना चाहूंगा कि वो अपने विचार इस संदर्भ में रखें। डॉक्टर कृति श्रीवास जी। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दीपिका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने एक स्पीकर के रूप में मुझे मौका दिया अपने विचार को प्रस्तुत करने के लिए। आज आए हुए इस मीटिंग में मेरे सभी साथियों को भी बहुत बहुत नमस्कार, आप सभी का अभिनंदन, सभी का स्वागत। जैसा कि हम जानते हैं कि आजादी के बाद से लेकर अभी तक की स्थिति यदि मैं प्रकाशित करूं तो बहुत ज्यादा महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ है। ऊपरी तौर पर, उथली तौर पर आपको परिवर्तन दिखेगा, लेकिन आप सतही तौर पर जब जाएंगे या ग्रामीण क्षेत्र वाले एरिया में जाएंगे तो आपको बहुत ज्यादा महिलाओं की स्थिति में अंतर नहीं दिखेगा। मैं अपनी बात रखने से पहले विवेकानंद जी के कोटेशन से अपनी बात रखना चाहती हूँ कि किसी भी देश में महिलाओं की स्थिति से उस राष्ट्र की प्रगति का आकलन किया जाता है। जिस देश में महिलाएं उन्नत है, यकीन मानिए वो देश अपने आप प्रगतिशील हो जाता है। छोटे छोटे देश भी इतने उन्नत है हमारे सामने। एग्जाम्पल्स है, बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग होने के बाद पहला उसमें शेख हसीना को उन्होंने नेतृत्व दिया और शेख हसीना ने बहुत अच्छे से अपने नेतृत्व क्षमता का परिचय दिया है। हम देखते हैं कि इतिहास में भी अगर हम जाकर देखें तो चाहे वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे वो रजिया सुल्तान हो, इन लोगों ने एक मिसाल दिया कि महिलाओं को यदि अवसर मिले तो वो महिलाएं अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी कौशल क्षमता, अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देती है। शुरू से ही भारत में माना गया है, पारिवारिक पृष्ठभूमि भी ऐसी रही है या सामाजिक पृष्ठभूमि ऐसी रही है हमारे देश की कि महिलाओं को घर के अंदर ही रखा गया। उसका एक कारण है देश में सुरक्षा की कमी। जो महिलाओं के प्रति सोच है, जो रूढ़िवादिता सोच है या महिलाओं के प्रति जो देखने का नजरिया है, वो कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रगति में आड़े आया है। कुछ परिवारों ने शुरू से ही महिलाओं को कार्य करने से रोक दिया, महिलाओं को अनुमति ही नहीं दी। इसका कारण ये था कि उन्हें हमेशा से लगता था कि महिलाएं घर में ही सुरक्षित हैं, बाहर वो पूर्णतः असुरक्षित है। यही कारण है कि हमारे भारत देश की महिलाएं इतनी ज्यादा क्रिएटिव और इनोवेटिव होने के बाद भी अवसर का लाभ नहीं उठा पाती हैं, आगे नहीं आ पाती हैं। कारण है घर से ही प्रोत्साहन, समाज से प्रोत्साहन उनको नहीं मिल पाता है। मैं बात करना चाहूंगी अब मुद्दे में कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसी उद्देश्य के साथ ही शुरू हुआ है कि स्वरोजगार को प्रोत्साहन देना, ना केवल महिला के लिए, पुरुष के लिए, युवाओं के लिए भी। क्योंकि हम एक छोटी सी सुई से लेकर एक बड़े जहाज तक को बनाने की क्षमता रखते हैं। भारत में इतना ब्रेन है, इतना पावर है, इतने संसाधन है, इतने बौद्धिक क्षमता वाले लोग हैं कि यदि ये सब एकजुट हो जाए तो कभी भी मैं नहीं मानती कि हमें दूसरे राष्ट्र से कुछ भी लाने की जरूरत पड़ेगी। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखकर हमारे प्रधानमंत्री ने कोविड जैसे संकट काल में ये घोषणा की, आत्मनिर्भर भारत के प्रोत्साहन योजना की, ताकि हर व्यक्ति अपना रोजगार खुद शुरू कर सके। और इसी कड़ी में महिलाओं को भी जरूरत है कि अपना स्वरोजगार वो शुरू करें। अब महिलाओं के स्वरोजगार की जब बात आती है तो मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत में ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे लघु उद्योग,
और कुटीर उद्योग है जिसमें महिलाएं कार्य कर रही है। इस संदर्भ में अमूल इंडिया इसका बेस्ट एग्जाम्पल है, जिसकी पहल ही महिलाओं के द्वारा की गई, जिसकी शुरुआत ही महिलाओं के द्वारा की गई, एक सोच महिलाओं ने पैदा की, एक थॉट इनोवेशन महिलाओं ने दिखाया कि यदि महिलाएं मिल जाएं, यदि उनको अवसर मिल जाए तो वो महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती। आज आप देख रहे हैं कि भारत में अमूल इंडिया एक पहचान है, इज्जत पापड़ का उद्योग एक पहचान है कि महिलाओं ने कैसे अथक परिश्रम के साथ जब उन्हें मौका मिला तो उन लोगों ने उस अवसर का पूरा फायदा उठाया और उन्होंने एक गृह उद्योग के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी। इसी संदर्भ में मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि भारत देश की महिलाएं का जो उद्यमिता है वो कुल आबादी का केवल और केवल 10% है। ये बहुत चिंताजनक विषय है कि महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में बहुत पीछे हैं और उसका एक मुख्य कारण है, जब महिलाएं अपने रोजगार के लिए सोचती हैं तो पहला उनके पास आता है कि कैपिटल, पूंजी कहाँ से लाएंगे। दूसरा आता है पारिवारिक दबाव, ना केवल उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि वो घर भी संभाले और उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है बाहर में भी सामंजस्य रखना। ये पूरी तरीके से महिलाओं के ऊपर ही डाल दिया जाता है कि घर की भी पूरी जिम्मेदारी महिला की है और वो बाहर भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करे। यहीं से हमको सोच बदलना है। हमको महिला को इस बात का आश्वासन देना है कि आपके ऊपर भी दबाव उतना रहेगा जितना घर के बाकी लोगों के ऊपर। उसे मुक्त करना होगा। थोड़ा सी पारिवारिक और जो कामकाज है, बच्चों की शिक्षा या बच्चों की चिंता से उसे थोड़ी सी राहत देने की जरूरत है। फिर आप देखिए कि महिलाएं कैसे इन अवसरों का समुचित प्रयोग करती हैं। मैं आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि हमारे यहाँ कुल मिलाकर जो उद्योगों का पंजीयन है वो केवल 20% रजिस्टर्ड है महिलाओं के नाम पर। यानी सोचिए, भारत जैसे विशाल देश में जिसमें आधी जनसंख्या महिलाओं की है, ऐसे देश में महिलाओं की भागीदारी उतनी नहीं है जितनी आनी चाहिए उद्यमिता के क्षेत्र में। इसके लिए हमको प्रयास और करने होंगे और शायद आत्मनिर्भर भारत ही एक ऐसी योजना है जो महिलाओं को खुलकर सपोर्ट करती है। और यदि इस योजना का भरपूर लाभ अगर महिलाएं उठाएं तो निश्चित रूप से महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में आगे आने से कोई नहीं रोक सकता। मैं आपको ध्यान अवगत कराना चाहूंगी कि अभी कोविड जैसे पीरियड में, संकट के समय में जो एक टैगलाइन दिया गया है कि आपदा में ही अवसर है, इसका भी पूरा लाभ महिलाओं ने उठाया है। राजस्थान जैसे एक छोटे से जिले में महिलाओं ने मास्क तैयार किया, प्रतिदिन 1000 मास्क उन लोगों ने तैयार किया, स्व सहायता समूह ग्रुप ने, और 10 करोड़ मास्क का उन लोगों ने उत्पादन किया। साथ ही 3 लाख टन जो है उन लोगों ने सैनिटाइजर का उत्पादन किया लिमिटेड रिसोर्सेस में। तो सोचिए, अगर महिलाओं को मौका मिले, उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले, सपोर्ट मिले, तो वो महिलाएं क्या कुछ नहीं कर सकती है। साथ ही बिहार के एक छोटे से गांव में रहने वाली अशिक्षित महिला बीना ने अपने घर में ही मशरूम का उत्पादन शुरू किया। न केवल उत्पादन शुरू किया बल्कि प्रति माह उसने 90,000 रुपए की अर्निंग भी की और उत्पादन के साथ साथ अपने आसपास के गांव के 215 से 16 गांव के महिलाओं को प्रशिक्षण दिया। आज वो सभी महिलाओं के पास अपना एक रोजगार है। इस तरीके से भारत देश में देखा जाए तो महिलाएं शुरू से ही कुछ न कुछ करने के लिए आतुर होती है। हर महिला चाहती है कि उसके हाथ में खुद का फाइनेंस हो, खुद की उसके अर्जन करने की क्षमता हो। तो जरूरत है हमें उन्हें थोड़ा सा मुक्त करके बाहर लाने की और उनको बाहर देने की। शायद यही कारण है कि आत्मनिर्भर भारत एक पंख देता है महिलाओं को। आत्मनिर्भर भारत एक सार्थक पहल है, एक सार्थक प्रयास है महिलाओं के लिए, क्योंकि इसमें जो इस योजना के अंतर्गत 25 लाख रुपए तक का जो ऋण है वो बिना गारंटी के महिलाओं को दिया जा रहा है, सस्ते ब्याज दर पर। सोचिए, सस्ता ब्याज के आधार पर अगर आप अपना खुद का रोजगार शुरू करना चाहें, जैसे ब्यूटी पार्लर है, कोचिंग सेंटर है, छोटे छोटे जो फूड सेंटर आप चलाना चाहती हैं खाद्य पदार्थ का, ये छोटे छोटे व्यापार, लघु उद्योग, सूक्ष्म उद्योग के रूप में आप कर सकती हैं। जरूरत है कि सिर्फ उन महिलाओं को जागरूक करने की, उन महिलाओं को योजनाओं के बारे में बताने की और उन महिलाओं को सपोर्ट करने की। यदि हम इतना कर लेते हैं तो भारत देश में महिलाएं इतना कुछ कर सकती है, उनके अंदर इतना नेतृत्व क्षमता तो बॉर्न से मिला है भारतीय महिलाओं को। आप भारतीय महिलाओं का मैनेजमेंट देखिए, वो घर बाहर सब तरफ, खेत में भी संतुलन बैठा, खेती काम में भी आप महिलाओं को देखेंगे तो वो एक्सपर्ट है। पर अगर मैं मजदूरी की बात करूं दीपिका जी या मेरे अन्य साथियों को, तो मजदूरी में भी महिलाओं को इक्वलिटी नहीं है। जहाँ एक और पुरुष मजदूर को अलग मजदूरी दी जाती है, महिलाओं को अलग मजदूरी दी जाती है, जिस पर हमको सोचने का एक विषय है कि क्यों मजदूरी अलग अलग दी जा रही है। मैं बात करूं फिल्म इंडस्ट्रीज की तो वहां भी यही है कि पुरुषों को अलग सैलरी दी जाती है, अलग उनको मेहताना दिया जाता है। बहुत जरूरी है। जब तक महिलाएं अपनी भागीदारी नहीं निभाएंगी तब तक भारत एक उन्नत राष्ट्र नहीं बन सकता और ना ही आत्मनिर्भर हो सकता है। इस कड़ी में मैं आपको बताना चाहूंगी कि सरकार ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। इन प्रयास के अंतर्गत एक मुद्रा योजना चलाई गई है।
मुद्रा योजना एक ऐसी योजना है जिसका सबसे ज्यादा लाभ यदि किसी ने लिया है तो वो है महिलाएं। कुल जो हमारे लाभार्थी थे वो 11 करोड़ थे और 11 करोड़ में से अगर हम परसेंटेज निकालें तो 7.88 करोड़ जो है वो महिला उद्यमी थी और 70% जो राशि है वो महिलाओं ने इस मुद्रा योजना के अंतर्गत उन्होंने लिए हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाएं कोशिश कर रही हैं, प्रयास कर रही हैं कि वो खुद के पैर पर खड़ी हो, समूह के ग्रुप के माध्यम से अपना रोजगार शुरू कर रही हैं। तो सरकार ने इस राशि का दर बढ़ा दिया और अब आज के प्रेजेंट कंडीशन में 45% तक ऋण की राशि महिलाओं को दी जा रही है। साथ ही मैं आपका ध्यान अवगत कराना चाहूंगी, अजीत प्रेमजी फाउंडेशन ग्रुप का एक रिसर्च हुआ। इस रिसर्च में चौंका देने वाले आंकड़े हमारे सामने आए और ये आंकड़े इसलिए आए क्योंकि भारत जैसा देश, जहां पर मैं फिर से बता रही हूँ कि बहुत ज्यादा महिलाएं क्रिएटिव थॉट्स वाली हैं, बहुत ज्यादा उनके अंतर्गत नेतृत्व क्षमता है, उसके बाद भी इस आंकड़े से अगर हम देखें तो बहुत चिंताजनक स्थिति है कि कुल आबादी की केवल 10% महिलाएं ऐसी हैं जिनके नाम से उद्योग रजिस्टर्ड हैं। अगर मैं गिनती भी करूं तो अगर आप देखेंगे कि टॉप 10 में या टॉप 5 में आज भी नाम आता है तो अंबानी, अडानी ऐसे लोगों के ही नाम, पुरुषों का जहाँ पे वर्चस्व है वही उद्योगपतियों के नाम आते हैं। वहीं पर गिनती में सिर्फ कुछ महिलाएं, जैसे नाइकॉन की जो लिमिटेड की जो महिला है किरण मजुमदार का नाम आता है, VLCC की महिला का नाम आता है, गोदरेज की महिला का नाम आता है, पर इनकी संख्या बहुत कम है। तो ये चिंताजनक स्थिति है कि क्यों महिलाएं उद्यमिता के क्षेत्र में पीछे हैं, क्या ऐसा कारण है। और इन्हीं सब पर पूरा शोध करके हमारी सरकार, जो केंद्र सरकार है, उन्होंने इस पर जोर दिया कि ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को ऋण की सुविधा दी जाए और उन्हें सस्ता ब्याज दर दिया जाए, उनको मोटिवेट किया जाए। कई बार तो उनको जो इंस्टॉलमेंट की जो फैसिलिटीज दी गई है वो 36 मंथ की दी गई है। तो ऐसी कुछ योजनाएं हैं जिनकी ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी और ये योजनाएं आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा महिलाओं को प्रेरित करती हैं। जैसे महिला उद्यमी निधि योजना, इसमें 10 लाख रुपए तक की राशि दी जाती है। इसमें जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर वाली हैं, डे केयर चलाती हैं या फूड सेक्टर चलाना चाहती है, उन महिलाओं को आसानी से लघु उद्योग पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा ये ऋण की सुविधा प्रदान की जा रही है। साथ ही स्त्री शक्ति योजना है जो कि 2 लाख रुपए से अधिकतम की ऋण की राशि महिलाओं को करती है और ये छोटे छोटे उद्योगों के लिए प्रदान की जा रही है, महिलाओं को दी जा रही है। अब ये अन्नपूर्णा योजना उन महिलाओं के लिए है जो बाहर नहीं निकलना चाहती है, घर बैठे ही खाद्य पदार्थों की पैकेजिंग कर सकती हैं। खाद्य पदार्थों का वो जैसे टिफिन सेंटर चलते हैं, आपको पता होगा महाराष्ट्र में बहुत फेमस है टिफिन का जो बिजनेस है, उसी को आगे बढ़ाने के लिए ये अन्नपूर्णा योजना भी लाई गई है, जिसमें अगर आप चाहें तो 50,000 रुपए तक का आप ले सकती हैं लोन और घर बैठे आप व्यापार शुरू कर सकती हैं। क्योंकि सरकारें महसूस करती कि बहुत सारी महिलाएं बाहर निकलने से झिझकती हैं लेकिन आत्मनिर्भर भी होना चाहती हैं, तो उन्होंने ई-हाट शुरू किया। ई-हाट एक ऐसी योजना है जिसमें आपको कहीं मार्केट प्लेस में जाने की जरूरत नहीं है, आप ऑनलाइन बिजनेस कर सकती हैं। तो इस तरीके से यदि महिलाओं को हम अवसर दें, महिलाओं के लिए हम रिसोर्सेज दें, तो निश्चित तौर पर भारतीय महिलाएं एक अमिट छाप छोड़ेंगी। अंत में मैं अपना बात इसी तुम्हें कहना चाहूंगी कि जो जेंडर गैप है, जो महिलाओं को रोका गया है या जिस भी कारण से रोका गया है, वो बहुत ऐसे कारण है जिसके कारण महिलाएं आगे नहीं आती। उसमें मुख्य कारण यह है, एक शिक्षा का अभाव, महिलाओं को शिक्षित करना बहुत जरूरी है। दूसरा, पारिवारिक पृष्ठभूमि, परिवार से ही इस तरीके से लालन पालन या पोषण हो जिसमें महिलाओं के अंदर आत्मविश्वास कूट के भरा हो। और आप देख रहे हैं कि पिछले जनरेशन की तुलना में अभी का जो जनरेशन है वो महिलाओं को पहले शिक्षित कर रहा है, उन्हें पहले उनके पैर पर खड़े करने के लिए प्रेरित कर रहा है और फिर शादी के लिए सोच रहा है। इसके 2 दशक पहले हम जाते हैं तब ये सोच नहीं थी, तो बदलाव तो निश्चित तौर पर हो रहा है। आपको मैं बताऊं कि हायर एजुकेशन में भी महिलाओं की संख्या बढ़ी है। तो शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से महिलाएं खुलकर आत्मनिर्भर हो सकती हैं और सरकार की योजनाओं का उनको प्रेरित करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए और ट्रेनिंग की बहुत जरूरत है। महिलाओं को ट्रेनिंग दीजिए, ऐसे वर्कशॉप का आयोजन कीजिए जिससे महिलाएं उस ट्रेनिंग के माध्यम से स्किल्ड हो, वर्कशॉप के माध्यम से उन्हें नई नई जानकारियां हो और वो आत्मनिर्भर भारत की कदम की ओर सार्थक प्रयास करती रहें। धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना और ये अवसर दिया। दीपिका जी और रेस फाउंडेशन ग्रुप को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे आयोजन के लिए। थैंक यू सो मच। नहीं, thank you. Thank you, Dr. Srivas, for your detailed insight towards gender gap and women empowerment. My experience working in USA shows that valuing girls and women is a critical factor in making societies more prosperous. So, जैसे
कोविड-19 ने हमें खुद के अंदर झांकने का मौका दिया है, ताकि हम अपनी संस्कृति में झांक कर देख सकते हैं कि एक्सेस टू कैपिटल एंड एक्सेस टू स्किल्स ऐसे 2 एरिया है जहां महिलाओं को जागरूक करने की जरूरत है। आज अगर हम जॉब इंटरव्यू में अब इनवाइट करती हूँ मिस्टर मनीष मिश्रा जी को कि इंडिया सेल्फ रिलायंस will be based on 5 pillars: economy, infrastructure, technology driven system, vibrant demography and demand. So primary and secondary sector में से एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़कर महिलाओं की रोजगारी बहुत कम है। थोड़ी बहुत है तो टर्शरी सर्विस सेक्टर्स या जहां महिलाएं डॉक्टर्स, नर्सेस और टीचर्स है। तो इन इंडिया 94% women are employed in unorganized sector, involved in work which lack dignity of labor, social security, decent and timely wages, and in some cases even the right to be called a worker. So अगर हर स्त्री पुरुष को समान तक और समान वेजेस मिलेंगे तभी तो हर महिला एम्प्लॉयमेंट पा सकेगी। तो उनके लिए मिनिमम वेजेस जो भी है तो ह्यूमन राइट कमीशन उस पर काम करता है कि हर इंसान को और हर वर्कर को उसकी काम की मजदूरी कायदे से मिले, उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए क्या कानून है और एनफोर्समेंट उसके लिए होता है कि नहीं। मतलब कि सरकार योजनाएं तो बहुत बनाती है जिसका महिलाओं, गरीबों और आम जनता के लिए बात फायदाकारक और उपयोगी होती है, परंतु यह भी सरकार की ही जिम्मेदारी है कि उस योजना का जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचा या नहीं, और जो अगर बीच में गैप रह जाता है तो उस पर काम करने के लिए भी क्या स्टेप्स लिए जाते हैं। खास कि कोविड के इस पेंडेमिक के टाइम में स्वास्थ्य रिलेटेड क्या सुविधाएं और सोर्सेस अवेलेबल है जहां से इन महिलाओं को मदद मिल सकती है। मिस्टर मिश्रा जी। थैंक यू मैडम, थैंक यू ऑल। ह्यूमन राइट कमीशन छत्तीसगढ़ स्टेट में भी वर्क कर रहा है और काफ़ी सारी इसकी रिकमेंडेशंस जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट ने मानी हुई हैं, उसके अनुसार कार्य कर रहा है। एक्चुअली जो सब्जेक्ट अभी हमारे सामने है वो आफ्टर कोविड एंड बिफोर कोविड। बिफोर कोविड भी यदि आप देखेंगे हिंदुस्तान में तो कम से कम अराउंड 94% जैसे आप कह रही हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में लेडीज हैं, उसमें भी करीब करीब ये कहना चाहिए कि 10% बेरोजगारी तो अनएम्प्लॉयमेंट पहले भी था। आफ्टर कोरोना काल इसका परसेंटेज कुछ बढ़ के अराउंड 23.52 सर्वे में आया है, उस हिसाब से हुआ है। तो कुछ 10-12% का डिफरेंस तो वैसे भी आया है सारे के सारे एम्प्लॉयमेंट के सेक्टर में। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि इंडिया के जो एम्प्लॉयमेंट का जो सेक्टर है उसमें मेल डोमिनेंस कितना है और फीमेल डोमिनेंस कितना है। मेल डोमिनेंस अराउंड कुछ 60 to 70% है, फीमेल डोमिनेंस 30 to 35% अराउंड है। अब इस 30 to 35% डोमिनेंस में एक जो डिफरेंस गैपिंग आ रही है करीब करीब 15% के आसपास की या 30% के आसपास की, जो डिफरेंस है मेल और फीमेल के बीच का, इस डिफरेंस को पहले कोप अप करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप इक्वल वर्क फॉर इक्वल पेमेंट इस पर बात कर पाएंगे। क्योंकि जब एक फोर्स पूरा का पूरा 60% 70% का फोर्स मेल लोगों का काम करता है, बहुत सारी लेडीज घर में काम करती हैं, घर में जो लेडीजें काम करती हैं घर के कामों का वेजेस कभी काउंट नहीं होता है। आप उन घंटों को कभी काउंट नहीं करते हैं जिन घंटों में लेडीज खाना बनाती है, उन घंटों को कभी काउंट नहीं करते हैं जिन घंटों में लेडीज बच्चों को पढ़ाती है। उन सारी चीजों को हम लोग ये कहते हैं कि साहब ये घरेलू वर्क है, बट इट्स नॉट अ घरेलू वर्क, इट्स अ वर्क फॉर सोसाइटी। वो एक सोसाइटी को क्रिएट कर रही है पूरा का पूरा। अगर वो सही खाना बना के आपको समय पे नहीं देंगी,
सही आपके बच्चों का एजुकेशन नहीं होगा। देखिए, एक लेडीज को जब आप पढ़ाते हैं तो आप पूरे परिवार को पढ़ाते हैं, ये बड़ा जनरल सा फिनोमिना है। इसके अंतर्गत यदि आप ये सोचते हैं कि लेडीजों को आपको आगे लाना है, बढ़ाना है, तो हमको ये भी सोचना पड़ेगा कि हमारे दोनों सिनारियों में किस तरह से वर्किंग होगी। एक वर्किंग है हमारे घरों की वर्किंग, एक वर्किंग है हमारे ऑफिसों की वर्किंग। हमको ये नहीं करना है कि हमारी सारी की सारी लेडीज बाहर आ जाएं, यानी सारे के सारे जो सोल्जर्स हैं लाइक सब सारे के सारे फ्रंट पर आ जाएं, और जो बैक सोल्जर्स हैं वो बैकअप देते हैं हमेशा चीजों को लेकर। तो आपको एक चेन क्रिएट करनी पड़ेगी कि जो स्किल्ड लेडीज हैं उनका स्किल्ड वर्किंग में यूज हो सके, जो अनस्किल्ड लेडीज हैं उनका अनस्किल्ड जो वर्क है। बहुत सारे वर्क ऐसे हैं हिंदुस्तान में जिनको लेडीजों को स्किल के द्वारा सिखाया जाना आवश्यक है। लाइक कोई अनस्किल्ड लेडी है तो आप उसको ये बोल रहे हैं कि वो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है। एग्रीकल्चर सेक्टर में हिंदुस्तान में करीब करीब 60 से 70% लेडीज काम कर रही है और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं वो लेडीज जब अपना रोपा लगाती हैं। हमारे हिंदुस्तान में हम उसको रोपा लगाना, धान उगाना, इन सब चीजों को बोलते हैं। उसमें जो लेडीज की वर्किंग है या रेशियो है वो बहुत ज्यादा है। डेयरी का ऐसा सेक्टर है जिसमें 90% लेडीज करीब करीब हमारे हिंदुस्तान में है, जो डेयरी के सेक्टर में नंबर 1 है। ब्यूटी पार्लर का कॉन्सेप्ट 2 दशक पहले नहीं था। लेडीजों ने जब 2 दशक या 3 दशक पहले ब्यूटी पार्लर्स खोले हिंदुस्तान के अंदर, तब ये सोच डेवलप हुई थी कि अरे ये ब्यूटी पार्लर चला रहे हैं, कि लोग हंसा करते थे। आज मेंस ब्यूटी पार्लर या मेंस पार्लर खोल गए, ब्यूटी पार्लर तो नहीं कहना चाहिए, मेंस पार्लर खोल गए आज। सेम सिनेरियो पे आपको एक लेडीज ने अपना वर्क करके दिखाया कि हम इस लेवल तक वर्क कर सकते हैं, उसके आगे अपनी लाइन खींच के, अपनी रेखा खींच के आपको दी कि आप इसके आगे भी वर्क कर सकते हैं। बहुत सारे काम है, प्रिंटिंग के काम है, और स्किल्ड और अनस्किल्ड और कहना चाहिए सेमी स्किल्ड, जो तीनों वर्क्स हैं हमारे, इन तीनों क्षेत्रों में आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हमको इनसे क्या यूज देना है। क्योंकि आप हिंदुस्तान की परिवार की व्यवस्था को एकाएक नहीं तोड़ सकते। इस पूरे सिनारियों में हम आज 2 दशक पहले हम जब ये सोचते थे कि लेडीज काम करने बाहर जा रही हैं तो उसके लिए अलग माइंडसेट होता था। आज वो माइंडसेट खत्म हो गया। आज हर लेडीज लगभग कहीं ना कहीं 94% के आसपास जो है हमारे यहाँ काम कर रही है या कुछ अपने कामों में लगे हुए। हो सकता है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में हो, कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में होगी। 51% का रेशियो है जो लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रहे हैं, उस रेशियो में लेडीज लोग काम कर रहे हैं। तो हमको सारी चीजों को लेकर चलना पड़ेगा कि हम किस किस तरह से उनका वेलफेयर कर सकते हैं। बहुत चेंजेस आए हैं मैडम पिछले 2 दशक 3 दशक में। हमने हिंदुस्तान में एजुकेशन की पॉलिसीज में जो चेंजेस देखे हैं, लेडीजों की वर्किंग में चेंजेस देखे हैं, ट्रिमेंडस चेंज है। आज लेडीज कंधे से कंधा मिला के काम कर रही है हमारे ऑफिस में। मेरी इमीडिएट बॉस आज लेडीज है। सो व्हाट वी आर, यानी हमको ये मानना पड़ेगा कि लेडीजों ने बहुत अच्छा काम किया इन सब क्षेत्रों में। अब रहा सिक्योरिटी का सवाल या वेजेस का सवाल। वेजेस में ये कीर्ति मैडम कह रही थी कि वेजेस कम है कुछ जगह पे। ये डिफरेंशिएशन तो है, आज भी है ये डिफरेंशिएशन, हमको इसको मानना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन है। पर इस डिफरेंशिएशन का जो पेमेंट लेडीज घर में करती है, मान लीजिए वो 6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा काम करने के बाद घर चली जाती है। कई बार जेंट्स लेट नाइट तक काम करते हैं, उनको थोड़ा सा ज्यादा पे हो जा रहा है। पर वो जो लेडीज घरों में दे रही है अपना समय, वो इन पुरुषों से ज्यादा भारी है। हो सकता है वेजेस में वो कम हो रही हो या कुछ हो रही हो, पर इस डिफरेंस को भी कम करना पड़ेगा। आपको इक्वल तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका काम ज्यादा महत्वपूर्ण है घरों के अंदर। वो बच्चों को अगर एजुकेट कर रही हैं या घरों के कामों को देख रही हैं, तो वो उनका ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्क है। क्योंकि आदमी घर से तब निकल पाता है जब लेडीज उनको सपोर्ट करती है, अदरवाइज वो घर के कामों में फंसा रहेगा। ये सारी बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैं बहुत बेसिक लेवल से आपको ये बातें बता रहा हूँ, पर ये हिंदुस्तान का कल्चर है और इस कल्चर को हमको मानना पड़ेगा कि इस कल्चर में हम जीते हैं। इस कल्चर के अलावा यदि आप सोशल सिक्योरिटीज की बात करती हैं, सोशल सिक्योरिटीज में भी बहुत ज्यादा काम हुआ है। आज जो सर्विस सेंटर्स चल रहे हैं या कॉल सेंटर्स चल रहे हैं, उनको कैब्स लेने आती हैं, कैब्स घर में छोड़ने जाती हैं बच्चियों को। इस तरह के काम होते रहते हैं। नो डाउट कुछ जगहों पे कुछ गलत चीजें हो जाती हैं, कई बार मिसहैपन्स हो जाते हैं कई बार, पर ये वर्ल्ड वाइड सिनेरियो है। ये केवल हिंदुस्तान की प्रॉब्लम नहीं, ये वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम कि कहीं पर हो सकता है किसी कोई जेंट्स के साथ हो जाते हैं हादसे, तो केवल लेडीजों के साथ हादसे नहीं होते, जेंट्सों के साथ भी हादसे हो जाते हैं। दिल्ली बॉम्बे में बहुत सारे केसेस सुनने मिलते हैं कि लूट हो गई करके, पर यह अलग एक मैटर हो जाता है इसमें। इसको देखते हुए हमको ये सोचना चाहिए कि हम किस तरह से इक्वल राइट्स दे सकते हैं, इक्वल सिनारियो दे सकते हैं,
ह्यूमन राइट्स कमीशन का जहाँ तक सवाल है, हम लोग काफी सारी चीजों में हम लोगों के लिए काम करते हैं, जैसे जो पीएफ का पैसा होता है, लोगों प्रोविडेंट फंड कहलाता है हमारे हिंदुस्तान में, जो वेजेस के अगेंस्ट कटता है। प्रोविडेंट फंड का पैसा कई बार एम्प्लॉयज को, कामगारों को नहीं मिल पाता है। उसके लिए ह्यूमन राइट कमीशन बाकायदा संबंधित ऑफिसों से, पीएफ ऑफिस से संपर्क करता है, अपने पत्र भेजता है, डॉक्यूमेंट्स बुलवाता है, प्रॉपरली उसका रीडिंग करके उसमें जो भी निर्णय होता है वो करके भेजते हैं। कई बार इस बीच हमको ये रिटर्न ऑफिसों के द्वारा मिलता है कि हमने फला फला एम्प्लॉय का या फला फला पर्सन का हमने पेमेंट कर दिया है। एक ये तरीका है। रहा सवाल स्वास्थ्य का, अब स्वास्थ्य में करीब करीब 78% वर्कर्स, लेडी वर्कर्स जो हैं, उनका स्वास्थ्य खराब रहता है। हम कभी इस तरफ नहीं झांकते कि उनके स्वास्थ्य को भी ध्यान देना है। वो जितना घर में काम करके आ रही हैं, ऑफिसों में काम कर रही हैं, फिर घर जाती हैं, फिर वर्कआउट करती हैं, अपना सारा का सारा जो रहता है, इस पे हमें उनको ये भी देखना पड़ेगा कि हम उनके लिए स्वास्थ्य क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं। फैक्ट्री एक्ट है, इंडस्ट्रियल एक्ट है हमारे, मिनिमम वेज एक्ट है हमारे, बहुत सारे एक्ट है हिंदुस्तान के अंदर। उनका एग्जीक्यूशन प्रॉपर हो, इसके लिए अलग अलग समितियां भी, एनजीओज भी काम कर रहे हैं, और उनके भी खुद की बनाई हुई समितियां काम कर रही हैं। महिला आयोगों का भी गठन हो गया है, महिला आयोग भी वर्क कर रहे हैं, महिला समितियां भी बन गई हैं दफ्तरों में। उसके द्वारा बहुत सारा रिलीफ आज हुआ है और बहुत रिस्पेक्ट से लेडीजों को देखा जा रहा है उनके काम पर। इतना मेरा सबमिशन है, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं अवेलेबल हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छा दुबे जी। सबसे बड़ी बात आपने जो उठाई है वो अनपेड लेबर को लेके उठाई है, और लगभग ऐसा ये वर्ल्ड बैंक का सर्वे है कि $8 ट्रिलियन का अनपेड वर्क हमारे महिलाओं के द्वारा किया जाता है। और सबसे बड़ी चीज है कि वो जीडीपी में हम उसको काउंट भी नहीं करते हैं। लेकिन जो आपने एक महत्वपूर्ण बात ये, सर आपका म्यूट हो गया, साउंड इज नॉट कमिंग। हेलो, Yes. आवाज आ रही? हाँ, Yes. आपने कि हमें सिर्फ इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्टिक होके समाज का विश्लेषण नहीं करना होगा, हमें संस्कृति को भी इनकॉर्पोरेट करना होगा। वो जो भावना इनकलकेट करती है, जो इमोशनल सेटिस्फेक्शन महिला किचन में रह के देती है, उसका भी एक अपना सिग्निफिकेंस है हमारे कल्चर में। तो एक मतलब कॉन्टेक्चुअल होता है डेवलपमेंट। जिस तरह का डेवलपमेंट अमेरिका में हो रहा है, उस तरह का डेवलपमेंट इंडिया में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ कल्चर जो है बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। खैर, हम अपने आने वाले जो अतिथि हैं वो है डॉक्टर दुबे जी। उनसे मैं स्पेसिफिक सवाल जानना चाहूँगा, स्पेसिफिक कंडीशन जानना चाहूँगा छत्तीसगढ़ को लेके, कि छत्तीसगढ़ में वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप का क्या कंडीशन है, राइट? और कोविड के दरमियान क्या, जैसे हम देख रहे हैं कि कोविड के दरमियान गर्ल्स ड्रॉप रेट बढ़ रहा है, अंडर एज मैरिजेस बढ़ रहे हैं, राइट? फोर्स मैरिज कई जगह सुनने में आया कि फोर्स मैरिज बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो क्या छत्तीसगढ़ में भी इस तरह का समस्या है? मैं उनको चाहूंगा कि जल्दी से वो 5 मिनट में इस चीज का जवाब दे। मनीष मिश्रा, डॉक्टर दुबे सर। कैन आई टेल? डॉक्टर दुबे सर। हाँ, दुबे सर, is audible? I think he is not into the meeting right now. Okay. So okay, can I tell? I can tell this thing. I can tell. Actually, छत्तीसगढ़ में हमारे यहाँ आपको 3 से 4 मिनट के अंदर आप सम अप कर सके तो मैं बहुत जल्दी 2 मिनट बता देता हूँ आपको। छत्तीसगढ़ में इकोनॉमिक रेट जो गिरा है वो कम गिरा है, 3 से 4% हमारे यहाँ बस डिफरेंस आया है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आया है। छत्तीसगढ़ का ग्रोथ रेट बहुत अच्छा है कोरोना के बाद भी, क्योंकि यहाँ का परिवेश ही अलग तरीके का है और यहाँ बहुत दूर दूर चीजें हैं, तो ऑटोमेटिकली लोग अपने काम पे लगे हुए हैं। एक छत्तीसगढ़ के साथ सबसे बड़ा बेनिफिट ये है। और जहाँ तक
अंडर मैरिजेस का सवाल है, वो संभव ही नहीं है। हमारे यहाँ हर साल जो बाल विवाह वगैरह होते हैं उसके पहले सर्कुलर जारी होते हैं, एक एक जिलों में ड्यूटी लगाई जाती है गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कि वो इसको रोके, और रुकता है। थैंक यू। दीपिका दीदी। Thank you, Mr. Mishra, for your Thank you, ma'am. Thank you for your detailed insight about women's role and women's, especially पारिवारिक जो जिम्मेदारियों को लेकर महिलाओं को आगे आना है और इसके साथ हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। तो बहुत सारी चैलेंजेस तो है ही, और फिर भी हमें पारिवारिक जिम्मेदारियों के साथ महिलाओं को आर्थिक जिम्मेदारी में भी लाना होगा। और नॉट ओनली दैट कि जैसे महिलाओं को आर्थिक जिम्मेदारी में लाना है, ऐसे ही पुरुषों को भी हमें घर के घरेलू जिम्मेदारियों में भी लाना पड़ेगा। जब इक्वली काम घर में और बाहर होगा तभी हम सही मायने में आत्मनिर्भर बन पाएंगे। तो आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए महिलाओं को तो आगे आना ही होगा। शिक्षा का बहुत महत्व है, एजुकेशन तो लेना ही होगा, जो आजकल ले ही रहे हैं। बट एक देखा जाता है कि एजुकेशन ओनली फॉर, कहते हैं ना कि सामाजिक उपलब्धियों के लिए अगर लिया जा रहा है, तो ऐसा होना चाहिए कि महिलाओं को आत्मनिर्भर सिर्फ एजुकेशन से ओनली नहीं बनाया जाएगा, पर उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी बनाना पड़ेगा। क्योंकि कई बार हम देख सकते हैं कि बहुत सारी एजुकेटेड विमेन अगर फुल टाइम हाउस होल्ड वर्क में है, अगर कल को उसे वर्स्ट के सिनेरियो में बाहर जाके काम करना पड़े तो उसको एक्सपीरियंस से लेकर बहुत कुछ चीजों का सामना करना पड़ता है जो नहीं होता है। So I always tell all women that you have to be financially independent to take care of your worst case scenario in your life. कि पता नहीं जिंदगी में कब कहाँ कैसी मुश्किलें आ जाए। तो अगर हम कहें कि महिलाओं को अगर पुरुष बाहर तभी निकल पाएगा जब महिलाएं साथ देगी, तो महिलाएं भी बाहर तभी निकल पाएगी जब पुरुष साथ देंगे। तो ये एक आत्मनिर्भर बनाने का कार्य ऐसा है, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का कार्य ऐसा है कि जहां हमें हमारे कल्चर को रखते हुए, हमारे पारिवारिक कल्चर को रखते हुए भी महिला और पुरुषों को मिलकर कार्य करना पड़ेगा, तभी ये संभव होगा। थैंक यू। थैंक यू फॉर नाइस मीटिंग मैम। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू ऑल पार्टिसिपेंट्स। थैंक यू। कैन आई लीव? Yes. Thank you all our participants. Thank you all our guest speakers, and thank you everyone for joining us tonight. And we'll have another webinar again next month, and we'll decide on the topic and we'll publish it out. Thank you. Thank you. थैंक यू दीपिका जी। Thank you.